सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 है हमारा द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, इसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि पूरी फिजिक्स का जो निचोड़ है बच्चों वो यही है क्लास 11th के। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब क्लास 11th 12th में जितने भी फिजिक्स के रूल्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे, वो हमारे किसके टर्म्स में पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास है एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, काफी भारी है, काफी बहुत ज्यादा मास है इसका। ठीक है, आप क्या करते हैं बचपन में, जब हम हाँ चलो छोड़ो, बचपन की बात बाद में करेंगे। पहले आपके पास देखिए, आपके घर के पड़ोस में एक घर है जिसकी जो विंडोज है वो किससे बनी है? ग्लास की बनी है, कांच की बनी है। ठीक है, आपने क्या किया, मस्ती में आते हुए बिना डरे ये पत्थर फेंक के उस विंडो पे तोड़ने की कोशिश की। समझ में आया? इस विंडो पर क्या किया? इस स्टोन को मारा। क्या होगा? क्या होता है? देखिए क्या होगा, चटक जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, और अगर हम यही काम क्या करें, हमने एक पिस्टल ली, ठीक है, इस पिस्टल से आपने फायरिंग की, किसकी? ये बुलेट फेंकी, यहां से बुलेट फायर की। अब ये बुलेट जाते हुए देखिए इसका मास, आपको साइज छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका मास बहुत कम हो, इसका मास बहुत ज्यादा होता है। ये छोटी सी बुलेट है, बस इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और मास बहुत ज्यादा है, भारी है ये। ठीक है, आपने इसको बुलेट फायर की, यहाँ से फायरिंग करते ही क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा देखिए, अगर ये नहीं हुआ होता तब क्या होता है देखिए, तो यहाँ से इतना ही छेद, एक होल बन जाएगा यहाँ पर। मतलब फर्स्ट केस में क्या था, आपका जो स्टोन है उसने ग्लास को चटका दिया था, ठीक है, उसमें क्रैक आ गई थी। ठीक है, लेकिन जब हमारा बुलेट से, अगर हम बुलेट की बात करें, फायरिंग करने के बाद क्या हुआ, जब का ग्लास है, ग्लास में एक होल बन गया। मतलब इतनी तेजी से गई हमारी बुलेट कि उसमें सीधा सीधा होल हो गया, छेद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये इसमें एक कंसेप्ट लगता है, ठीक है, ये आपका फिजिक्स है, ये भी आपकी, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो भी हमारा नेचर में हो रहा है, जो भी नेचुरल हम जो कर रहे हैं, जो हम देखते हैं, वही आपकी फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फिजिकल लॉ लग रहा है, और या फिजिकल एक कंसेप्ट लग रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बट मैं आपको सबसे पहले ये एग्जांपल अभी हमें डीपली पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ाने से पहले ये बताना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए हमने इसको देखा, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। याद है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, तो हम उसमें देखते हैं कि अगर हमें फिजिक्स आ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसे डेली उसमें अप्लाई करते हैं। डेली लाइफ की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके फिनोमिना हो रहे हैं, आप उसमें अप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये है आपका लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, डिनोट करते हैं उसे पी से। अब पी से तो आप प्रेशर को भी करते हैं, पावर को भी करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखिए इसका मास ज्यादा है कि इसका मास ज्यादा है? ऑब्वियसली आपको पता है इसका मास ज्यादा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है हमने इसी के करस्पॉन्डिंग में, इसी के इक्वल का मास हमने पत्थर का भी लिया है। जितने मास का पत्थर है उतने ही मास का हमारी बुलेट है। ठीक है, तो लेकिन क्या डिफरेंस हुआ कि हाँ इस केस में तो क्रैक पड़ गया, लेकिन इसमें होल आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए आपने जो पत्थर को जब यहाँ से क्या किया, फेंका यहाँ से, तो यहाँ तो आपकी स्पीड थोड़ी कम थी, जबकि बुलेट फायर होती है, अपने यहाँ से आपकी बुलेट फायर हुई और वहां पर जाके सीधा होल बनना, कोई टाइम गैप नहीं होता है, तो बहुत छोटा टाइम लेता है। इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो v1 इज मच ग्रेटर देन v2। v1 क्या है? वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम देखिए
इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है आपका m इंटू वी होता है। तो पहले वाले केस में मोमेंटम ज्यादा होगा कि दूसरे वाले केस में मोमेंटम ज्यादा होगा? तो देखिए इसका मास m है, अगर पहले वाले का मोमेंटम देखें p1, हाँ पहले वाले का, सॉरी बुलेट के केस में देखते हैं, चलो बुलेट के केस में मोमेंटम p1 है, मास m है और वेलोसिटी v1 है। जबकि दूसरे वाले केस का मोमेंटम सपोज आपका p2 है, मास तो उसका भी m है लेकिन वेलोसिटी v2 है एंड v1 इज मच मच ग्रेटर देन v2। तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? p1 का मोमेंटम ज्यादा होगा, सॉरी इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, बुलेट का मोमेंटम, इसलिए वो क्या उसमें क्रैकिंग नहीं आती है, क्या होता है सीधा होल होता है। अब देखो ये हमने क्या किया, ये बात वैसे आपने अच्छे से और पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट लिया हमने, कौन सा कि किसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ पर कंसेप्ट हो रहा है, एक फिजिकल रूल लग रहा है, यहाँ पे लॉ लग रहा है, ठीक है। अब वो रूल को हम कैसे फिजिक्स के टर्म्स में कैसे डिनोट करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, एक ये इक्वेशन बनाई P इक्वल टू एम वी, ये P इक्वल टू एम वी है ना, ये क्या है आपका लीनियर मोमेंटम। तो जो क्वांटिटीज देखो इसी P क्वांटिटीज के टर्म्स में, या ये यहाँ पर मास का भी एक रोल है, मास के टर्म्स में या वेलोसिटी के टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, किसी फिजिक्स के रूल को या कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, यही है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अगर डेफिनेशन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं, वो क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म्स में या जिनको एक्सप्रेस करते हुए हम क्या करते हैं, जिनके टर्म्स में हम किसी फिजिक्स के किसी रूल को एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में जल्दी से, पहले आप चैप्टर का नाम डाल लो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। हेडिंग डलेगा आपका, ठीक है, हेडिंग डलेगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। द quantities in terms of which the laws of physics can be expressed and which can measure डायरेक्टली, और इन्हें हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या तो हम किसी फॉर्मूले से करेंगे या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेंथ, ठीक है, किसी भी आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका एरिया कितना, दो रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास, एक ये है और एक ये। अब किसका एरिया ज्यादा है, किसमें हम ज्यादा घास उगा सकते हैं, किसमें ज्यादा फसल उगा सकते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं, कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये किससे बनती है, ये निकलती है आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ। आपने देखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ क्या है, इसकी मदद से हम एरिया निकाल रहे हैं और इसी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी अपनी एक लेंथ ही होती है, ठीक है, तो ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गए ना। तो हमने क्या करना है, ये सब आपकी एग्जांपल में आ जाएंगी, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, लेंथ, मास, ठीक है। आपने देखा होगा F इक्वल टू, आप किसी ऑब्जेक्ट पर, M मास के ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर भी फिजिक्स लग रही है, तो उसका मास कितना है और वो कितने किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ है, कितने से एक्सेलरेट हुआ है, तो m करके हम क्या निकालते हैं, मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी एंड फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे फोर्स
फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन बोलिए या एक्सेलरेशन बोलिए, वेलोसिटी या स्पीड एंड सो ऑन, ऐसे करते हो एक्सेट्रा लिख देना। अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं आपने, हर चैप्टर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं, तो जल्दी से आप इनको छाप लेंगे, जल्दी से छापिए। एक मिनट, एक चीज और कह सकते हो आप, देखो पूरे फिजिक्स में हमने जितने भी रूल्स या बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे फिजिक्स के, वो सब किसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम, लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, या यही फिजिकल क्वांटिटीज आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से हमने पूरा एक चैप्टर बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, जिस तरह से पूरे हमारा जो बिल्डिंग होती है उसको बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी ब्रिक्स, ईंटें होती हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो हमारी सेल्स होती हैं। इसी तरह से फिजिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप इसमें एक लाइन और चिपका दोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपका पैराग्राफ। तो आप लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज आर, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, हमने टाइप्स पढ़ने हैं इसके बाद। तो देखिए बच्चों, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज से समझ में आ रहा होगा आपको बेसिक, ठीक है, या मूल कहते हैं हम इसे, मूल राशियां। जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम भौतिक राशियां भी बोलते हैं हिंदी वाले, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज से समझ में आ रहा है बेसिक, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ की हम फोर्स की बात कर लेते हैं। चलो फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए F = m × a। इट मींस फोर्स का फॉर्मूला है आपका ma, और फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। कोई बॉडी का कितना मास है और किस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन है। मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लग सकता है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तब भी आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब आपका जो कौन है फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड एक्सेलरेशन पे। तो ये डिपेंडेंट है, तो हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज को तो हम नहीं बोल सकते फंडामेंटल। तो फंडामेंटल किसको बोलेंगे, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो। आपने कभी भी लेंथ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि लेंथ का आपने कोई फॉर्मूला देख लिया और आपने उस फॉर्मूले से लेंथ कैलकुलेट कर ली, नहीं देखा होगा आपने। या आपने कभी मास का फॉर्मूला नहीं देखा होगा, मास का, है ना। तो इनको हम किससे कैसे मेजर करते हैं, हम इन्हें डायरेक्टली क्या करते हैं, इनकी मेजरिंग कर लेते हैं, इन्हें नाप लेते हैं। आपने इंच टेप लेते हैं या कोई बड़े पैमाने भी होता है, ठीक है, उससे हम लेंथ नाप लेते हैं। किसी बॉडी का मास देखना तो उसे हम तराजू में या किसी और डिजिटल उसमें तोल लेते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो किस पे डिपेंड, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हो, ठीक है। तो आपने हेडिंग डालनी है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहले लिख लेना आप लोग ये बात को, और पहले लिखनी है आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेस क्वांटिटीज जो बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम ऐसे बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज व्हाइट बोर्ड बहुत हिल रहा है आज। तो फिजिकल, देखो शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be treated as independent, किसी पर डिपेंड नहीं करती, independent of other physical quantity, ठीक है, other quantities, and इन्हें हम किसी दूसरे की टर्म्स में डिफाइन भी नहीं करते, ठीक है, एंड आर नॉट
usually defined in terms of other quantities, ठीक है, in terms of other physical quantities, are called, ठीक है, लिख लोगे ये बात, are called fundamental quantities, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लेंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं बच्चों, देखो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी, ठीक है। नेचर में हमने देखा है कि हमारी कितनी क्वांटिटीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो वो होती है हमारी 7। हम लिखेंगे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हें हम बेसिक क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, फंडामेंटल। और आपने इसको बिल्कुल रट लेनी है क्योंकि 7 होती है, तो इन्हें याद करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 7 कौन है, ठीक है। बाकी 7 के अलावा जितनी भी पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में जितनी भी हम पूरी फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सब क्या होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये वही वाली करंट है जिसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फिफ्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो पहले टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर का ज्यादा हुआ, टेम्परेचर सिक्स्थ हो गया आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो मास आपको पता है क्या होता है। चलो बच्चों ऐसा करो, पहले से नोट करो फिर हम समझाते हैं आपको, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लिया। बताते हैं, देखिए मास आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि 5 किलो मास, 5 किलो चीनी है, 5 किलो आटा है, 10 किलो है, ठीक है। तो ये मास है आपका। लेंथ कोई लंबाई, टाइम समय होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। अब आप कहेंगे भाई आई का अपना एक फार्मूला होता है Q अपॉन टी। एक्चुअली ये फार्मूला I इक्वल टू Q अपॉन टी नहीं होता है, ये फार्मूला होता है आपका चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो यहीं से आपका I बना है। तो आपका जो I है वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिनोट करते हैं कैपिटल T से। देखिए इसके यहाँ पर हम सिंबल भी यूज कर लेंगे। मास के लिए बेसिकली जो यूज किया जाता है सिंबल वो है M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए स्मॉल t ले लेंगे, करंट I, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ये लेते हैं, कुछ स्मॉल w लेते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझ में आया, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें बच्चों, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, आपके पास कोई भी एक जो ये आपका कोई एक लाइट सोर्स है, ठीक है, उसको उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए हम कह सकते हैं इसको यूज करते हैं। तो मतलब क्या है कि अभी देखिए आप कुछ टाइम बाद हम जब एंगल को अच्छे से पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे 30 डिग्री 70 डिग्री, तो ये तो होता है प्लेन एंगल की बात होती है जो डिग्री में या रेडियन में नापे जाते हैं। एक होते हैं आपके सॉलिड एंगल्स होते हैं जो 3 डायमेंशन में होता है, वो प्लेन एंगल है जिसे हम डिग्री या रेडियन में नापते हैं। और आपके एक अभी सॉलिड एंगल्स आता है, तो सपोज सॉलिड एंगल आपका, तो जो आप कोई भी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, ठीक है, तो वो यूनिट पर यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितनी लाइट जा रही है, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताएगा कौन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल की बात जब वहां पर होगी तो मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करूंगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कोई चीज कितनी चमकदार है उसके लिए हम किसे यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यूज करते हैं। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो इसे भी जल्दी से नोट कर लेना। हम अब बात करेंगे किनकी, हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आपको समझ में आ ही गया होगा अपने आप कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड करती है किन पर, या तो किसी दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज पर, डिपेंडेंट, ठीक है, या किसी बेस क्वांटिटी मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्स इन 7 क्वांटिटीज में कोई एफ आ रखा है, नहीं आया है, फोर्स नहीं आया है। तो फोर्स तो आपका, तो ये है आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब क्या है बच्चों, हमारी वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो डिपेंड करती हैं। जैसे कि फोर्स है, ये फोर्स आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मींस डिराइव्ड क्वांटिटी है। मास तो भाई बेस क्वांटिटी है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में मास आ रहा है, इट मींस फोर्स डिपेंड ऑन मास, ठीक है। और दूसरी बार एक्सेलरेशन भी आ रहा है, ये तो नहीं है बेस क्वांटिटी, तो ये कैसी क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, यहाँ पर नहीं है एक्सेलरेशन, यहाँ पर नहीं है, 7 क्वांटिटीज में से कोई भी नहीं है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इसका मतलब कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी या तो डिपेंड करती है बेस क्वांटिटीज पर, मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, या किसी डिराइव्ड क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज एंड यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे वो क्या हो, आइदर इट इज, आप इसके कहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना, आइदर फंडामेंटल, या तो फंडामेंटल हो और डिराइव्ड, शॉर्ट में लिखा है बच्चों मैंने, आप कर लेना, ठीक है, और डिराइव्ड ऐसे बोलिए, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखना है, आप यहीं पे भी लेना, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे एक्सेप्ट, या हाँ, except 7 fundamental quantities, all the quantities are derived quantities. All physical quantities other than, किसको छोड़कर, other than 7 base या fundamental 7 base quantities are derived quantities, मीन्स जिसका भी आपके पास कोई फॉर्मूला हो वो आपकी क्या होती हैं, derived quantities होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, और हमने देखा है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है पता है, कोई बता सकता है, ठीक है, अगर बता सकते हो तो बता देना, आप कमेंट में लिख के बताना मुझे, ठीक है, और नहीं तो मैं कल बताऊंगी आपको डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, या इसके लास्ट में बता देंगे, फिर चलो कल ही बताएंगे, ताकि आप लोग भी अपने हाथ पैर मारोगे, ठीक है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क आपका क्या है, वर्क आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सुना होगा आपने, ये वाला क्लास 9th में पढ़ते थे, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में किया मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है ना। तो ये सब आपकी क्या है बच्चों, ये सब आपकी बहुत सारी हैं, ये सब आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज ही आपकी फंडामेंटल होती हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटीज आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।
इसी के साथ हम एक टॉपिक और कंप्लीट करते हैं अपना, कौन सा, यूनिट्स का। ठीक है, यूनिट क्या होता है? देखिए यूनिट्स आपकी, आप मार्केट गए, ठीक है, आपने मार्केट से लिए 2 डजन बनाना, ठीक है, किलो में भी मिलते हैं क्या, कहीं मिलते होंगे पता नहीं। तो देखिए सपोज आपके पास 2 डजन क्या है, 2 डजन ऑफ बनानास है, ठीक है। तो आपने 2 डजन ऑफ बनानास को कितने बनानास आएंगे उसमें, 1 2 3 4, 1 डजन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं ना। तो 12 यूनिट हमारी क्या होती है, बनाना की होंगी। तो हम बोलेंगे कि 12 क्या लेके आए, 1 डजन में 12, ठीक है। या 24 2 डजन में 24 क्या आएंगे, आप कुछ बताओगे ना इसके पीछे क्या आएगा, 24 बनानास। हो सकता है आप 2 डजन बनानास ना लाकर 2 डजन कोई दूसरी क्वांटिटी, कोई दूसरी चीज लेकर आ गए आप, 2 डजन बैंगल्स, बैंगल्स मतलब बैगन नहीं बोला अभी, बैंगल्स, ठीक है, चूड़ियां हैं आपके घर में, ठीक है। तो वो 2 डजन लाने का मतलब आप बोलोगे 24 कुछ लगाएंगे ना पीछे से। तो देखो चाहे वो आम, केला, सेब या घोड़े, गधे जितने भी हो, हमें कोई भी क्वांटिटी हम आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद पीछे हमने कुछ यूनिट लगानी होती है, 24 बनानास या 24 बैंगल्स या 24 कोई भी आपकी कोई यूनिट ले लेनी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल, एक तो आपकी कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड का हो या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की वो कितनी है, ठीक है। और दूसरी चीज उसकी यूनिट की, वो किस यूनिट में नप रही है। एक यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी सेम टाइप की चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हो, हाँ, आपके पास 5 kg शुगर है, 5 kg शुगर, एंड आपके पास है 6 मीटर लॉन्ग वायर है आपके पास, ठीक है। तो आप बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। जिसको मेरा आंसर गलत लगेगा वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना। तो देखो 5 kg शुगर, 6 मीटर लॉन्ग वायर, इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वाई, क्योंकि ये तो मास की बात हो रही है और ये लेंथ की बात हो रही है। ध्यान रखना, कंपैरिजन हम सेम काइंड ऑफ थिंग्स की कंपैरिजन करते हैं, ऐसे ही सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम कंपैरिजन करते हैं। तो पीछे से क्या लगाया भाई, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम भी हो सकती है ना, 5 मीटर हो सकता है ये, लेकिन हमारे जो यूनिट्स हैं कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू का ही सेम होना, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है उतना, हमें यूनिट से मतलब है। ये एक स्टैंडर्ड है वही कि हमने इसे एक इस मानक पे निर्धारित कर लिया है, ये केजी है, ठीक है। 5 kg शुगर की कंपैरिजन हम किसी दूसरी, मतलब हम मास की ही करेंगे, मास की कंपैरिजन मास से करते हैं, समझ गए ना। तो यूनिट्स की बात करें अगर, तो देखो जिस तरह से हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, उसी टाइप से आपकी जो फिजिकल यूनिट्स होंगी वो भी 2 टाइप की होंगी। कैसे, देखिए हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उन्हें हम बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी वो फंडामेंटल यूनिट होंगी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो ऐसी यूनिट्स जो किसी दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट्स पर डिपेंड ना करें। मतलब मीटर को आप क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से देखना, आपने जब क्लास 9th में वेलोसिटी पढ़ी थी तो उसकी यूनिट पढ़ी होगी आपने, क्या, मीटर पर सेकंड। देखा जाए ना तो हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी की यूनिट को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको अगर हम कंपोनेंट में अगर हम डिवाइड करें तो ये एक बना आपका मीटर से और एक बना आपका सेकंड से। इसमें एक लेंथ की यूनिट है मीटर, की मास मत नहीं है, मास के सिंबल है ये, लेकिन मीटर है यहाँ पर, ठीक, यूनिट की बात हो रही है। तो मीटर और लेंथ की यूनिट है, और ये आपकी टाइम की यूनिट है, ऐसा यूनिट है, समझ गए, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो देखो रिजॉल्व कर सकते हैं, किसकी यूनिट है ये आपकी वेलोसिटी की यूनिट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये, और वैसे भी हमें पता है ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज नॉट अ
फंडामेंटल क्वांटिटीज ना, तो ये आपकी है डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मीटर को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसी तरह से सेकंड को और रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ऐसी क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटीज, ठीक है, उसे हम इंडिपेंडेंट होती है, यूनिट भी इंडिपेंडेंट, जैसे क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स भी इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स कही जाएंगी। अब ऐसे ही आपने देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें अगर, चलो पहले डिराइव्ड की बात करते हैं। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी क्वांटिटीज थी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वही आपकी क्या होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स कही जाती हैं, ठीक है। तो मेन है आपका फंडामेंटल यूनिट्स को याद रखना। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स आ गई हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का फॉर्मूला आने पर आप उसकी यूनिट भी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कर लेते हैं। क्वांटिटीज, ये चार्ट आप जरूर बनाइएगा, एंड देयर यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर लेंगे हम क्वांटिटी, क्वांटिटी, इधर लीजिएगा उसका सिंबल, नहीं सिंबल यहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर लेते हैं उसकी एसआई यूनिट लेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएस सिस्टम होता है, बताते हैं क्या, ये बताया जाएगा आपको भी, ठीक है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 7, पहली है आपकी मास, मास का सिंबल कितना है एम, और सेकंड है आपकी लेंथ, जरूरी नहीं है लेंथ याद रखना, ऐसी बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका टाइम, temperature and amount of substance, and electric current, luminous intensity, मास की यूनिट होती है आपकी मीटर, नहीं सॉरी आई वाज कंफ्यूज्ड, मास की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, किलोग्राम, और सिंबल होता है इसका केजी। ध्यान देना मास को डिनोट कर रहे हैं मीटर, मास को एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट है केजी या किलोग्राम। लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर है, और इसको डिनोट करते हैं एम से। ध्यान देना ये एम और ये एम बिल्कुल अलग है, ये इस क्वांटिटी का डिनोटेशन है और ये इस यूनिट का सिंबल है, ठीक है। ये लेंथ की यूनिट का सिंबल है, जबकि ये एम, ये वाला एम मास का सिंबल है, मास को डिनोट करता है, उसकी यूनिट का सिंबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकंड, वैसे और यूनिट्स भी होती है इसकी, कौन, आवर्स होती है, मिनट्स होती हैं, डेज भी आप टाइम ही आता होता है, और डेज, वीक और मंथ एंड ईयर्स, तो सेकंड। तो सबसे जो आपकी यूनिट है कौन सी, एसआई यूनिट कहीं अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है उन्हें हम बोलते हैं एसआई सिस्टम बोलते हैं, या एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन, आपने डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा होगा, केल्विन के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो मोल, और जो सिंबल है वो MOL, ओनली MOL। इलेक्ट्रिक करंट होती है आपकी एम्पियर, और डिनोट करते हैं सीधे ए से, या AMP लिख देते हैं शॉर्ट में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और या CD डिनोट करेंगे इसे, CD लिखते हैं सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ये चार्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब डायमेंशंस आएंगी तो ये पूरा चार्ट बनेगा, इसके आगे एक रो एक कॉलम और आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की, देखो ये चार्ट जरूर बनाना, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स का चार्ट बनाना अभी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी है,
ठीक है, और जितनी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको डायमेंशन करते वक्त हम उसको लिख लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखेंगे और साथ साथ उसे डायमेंशन भी लिखेंगे, ठीक। कि जब आपको फॉर्मूला आ जाता है उसका यूनिट बना देते हो, और जब आपको यूनिट आ जाती है तो उसका आप डायमेंशन अपने आप बनाते हो। डायमेंशन क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पर निपटा लेते हैं यूनिट तक का पूरा, ठीक है। देखिए डिराइव्ड यूनिट के हल्के की बात बताते हैं। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स है, क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज है आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज और अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। देखो ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल तो है नहीं, वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, ये भी फंडामेंटल नहीं है, बट टाइम फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये जो है ना वेलोसिटी की वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो एक वेलोसिटी आएगी बच्चों, ये तो चेंज इन वेलोसिटी की तो है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करके जो भी आएगा वो वेलोसिटी आएगी, है ना। 5 घोड़े में से आप 3 घोड़े माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेंगे 2 कुछ तो बचेगा पीछे, तो जो 2 पीछे बचेगा भी तो घोड़े ही बचेंगे ना, गधे थोड़ा बचेंगे। 5 घोड़ों में से 3 घोड़े घटाएंगे तो 2 घोड़े बचेंगे, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो क्या बचेगी, वेलोसिटी ही बचेगी। और वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन में इसकी यूनिट कितनी होती है टाइम की, सेकंड। ये सेकंड आपको ऊपर जाएगा, इसके यहाँ पे 1 लगाए तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, ये s की पावर -1 एंड बेस जब सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की यूनिट मिल रही है आपको। इट मींस, और ध्यान से देखो ये मीटर है, मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड किसकी यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट फंडामेंटल यूनिट से आपकी कौन बनी है, एक्सेलरेशन बना है। तो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट डिराइव्ड होती है, ठीक है ना। तो फोर्स की बात करते हैं अगर F इक्वल टू m इंटू ए, m क्या है यहाँ पर मास की यूनिट की बात करना है हम, ये फॉर्मूला है, मास की यूनिट होती है, देखो m का यूनिट kg, मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। अब आप कहेंगे भाई ये तो न्यूटन होती है, तो भाई इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। ये इसको हमने रिजॉल्व कर दिया इस तरह से, तो देखो इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। आप इसको जो जो मैंने लिखाया है उसे आप नोट कर लेना, कुछ अपनी बुक्स से पढ़ना शुरू करना, थोड़ी बहुत नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ओके, थैंक